नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का जो आपका सेशन होता है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का अर्थात पॉलिटिकल साइंस का आपके प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं आप लोगों के लिए नियमित रूप से पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता हूँ। चलें, तो जितने सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं आप सभी को एक ही साथ गुड इवनिंग। आप सभी से बस एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों बात करें, यदि आप इस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। 250 रुपए का भुगतान आप गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। आपको 7007701847 ये नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आपको 250 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इस नंबर पे आप जैसे ही भुगतान करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मुझे भेज देंगे। आप लोगों को स्क्रीनशॉट जैसे ही मिल जाएगा आपको जो है वो मेंबरशिप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने पहले से पेमेंट कर रखा है लेकिन उनको अभी आज ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, उन सभी से निवेदन है कि आप लोग एक बार मैसेज कर देंगे दोस्तों। एक बार आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए जिन लोगों को ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है। तो आप सभी लोग जो है दोस्तों मैसेज कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप ले रखा है। तो आप लोग मैसेज कर देंगे तो आपको, यदि आप छूट गए होंगे किसी कारणवश, भूलवश, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही बात करें दोस्तों तो आपके राजनीतिक सिद्धांत एवं आपके विचारकों की क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर नियमित रूप से संचालित हो रही है। आप यदि चाहें दोस्तों तो जुड़ सकते हैं। जहां से आप जुड़ेंगे दोस्तों उसके बाद से आपको जो पुरानी क्लासेज है वो आपको दोबारा मिल जाएंगी, दोबारा लाइव आप लोगों को कराई जाएंगी। तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि जो पीछे छूट गया है, यानी जो टॉपिक, यानी आज से यदि आप लोग जो है दोस्तों, आज से हम लोगों ने एक नया सेक्शन शुरू किया हुआ है। 2 हिस्से में, 2 क्या 3 हिस्से में बांट के हम लोग सिलेबस को करेंगे। तो यदि अभी आप एडमिशन लेते हैं इसमें तो आपका जो एक हिस्सा छूटा हुआ है उसको मैं लास्ट में आप लोगों का कंप्लीट कराऊंगा। तो जिन लोगों का छूटा रहेगा उनको लास्ट में कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। आपका जहां से छूटा रहेगा आपको कंप्लीट कराऊंगा सारी चीजें। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। चलें, और ज्योग्राफी के क्लास के लिए जो है दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास के लिए अभी तक किसी का टाइमिंग के लिए मैसेज नहीं आया है। तो जब तक आप लोग जो है दोस्तों मैसेज नहीं करेंगे, ज्योग्राफी का क्लास मेरे दिमाग में जो समय है मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि 10 बजे से जो है वो मैं आप लोगों की क्लास को शुरू करना चाह रहा हूँ। तो यदि आप लोग 10 बजे सहमत हो जाएंगे तो आप लोगों को 10 बजे से क्लास को शुरू कर दिया जाएगा। चलें, अब चलते हैं सेशन की तरफ। आप आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग दोस्तों चलें प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न का तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न को एडजस्ट कर देता हूं कि आपको प्रश्न को पढ़ने में असुविधा ना हो। चलिए, तो उम्मीद है कि अब आपको प्रश्न को पढ़ने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। अरे आकाश जी, एक ही बात आप रोज रोज पूछते हैं, क्या बताऊं। हिस्ट्री के लिए अभी जो है वो टाइम अरेंज नहीं हो पा रहा है। चलिए, और दोस्तों एक चीज जो है, आज मैं एनालिसिस देख रहा था तो आप लोगों का जो है वीडियो का शेयर का जो रेट है दोस्तों वो 70% गिर चुका है। जो पहले आप लोग जितना वीडियो शेयर कर रहे थे उसका 70% जो है आप लोगों ने गिरा दिया है। यानी अब आप लोग जो है वो मात्र 30% शेयर आप लोग कर रहे हैं, बाकी जो है वो 70% आप लोगों का शेयर गिर चुका है। आप लोग लाइक को करने में भी दोस्तों हिचकिचा रहे हैं। इसका क्या कारण है आप सभी लोग मुझे जरूर बताने का प्रयास करें कि क्यों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है। चलिए, तो आप सभी लोगों का के लिए पहला प्रश्न जो है दोस्तों उसमें आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल विल की विशेषता थी। आप लोग जनरल विल की विशेषता के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों सभी लोग तेजी से। आपको दिया है या आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, या हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, या स्थायी है, या व्यक्तिगत है। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों जनरल विल के लिए, यानी सामान्य इच्छा के लिए। चले, तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर आ रहा है। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें,
तो आपको ए और सी में जो है 1 2 3 और सी में भी 1 2 3 दिया हुआ है। तो दोस्तों जनरल विल की यदि हम लोग बात करेंगे, सामान्य इच्छा की जब हम रूसो की बात करते हैं तो यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है दोस्तों। चलें थोड़ा सा कलर का, पेन का कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलें, तो आपका पहला तो बिल्कुल सही है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। तो जो लोग इसमें दूसरे की भी बात कर रहे हैं उनका भी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रत्येक व्यक्ति की जो है दोस्तों नैतिक और अच्छी इच्छाओं का जो है वो योग है। इसको अस्थाई माना जाता है, बिल्कुल अस्थाई है दोस्तों। चौथा आपको दिया है यह व्यक्तिगत है। जी नहीं, व्यक्तिगत नहीं है दोस्तों, यह आपकी सामूहिक इच्छा होती है, क्योंकि यह सभी की इच्छा होती है। तो आप लोग 1 2 3 के लिए जा सकते हैं। अब 1 2 3 जो है आपको 2 विकल्प में दिया है, तो दोनों में से किसी विकल्प का यदि आप चुनाव करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रश्न में आपको कोई एक ही विकल्प मिलेगा। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग की वजह से आपको 2 विकल्प मिल रहे हैं, ए और सी। तो आप लोग इस प्रश्न में चाहे जिस विकल्प का चुनाव करें, ए का चुनाव करें, सी का चुनाव करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको सूची के रूप में दिया गया है दोस्तों। आपको कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, कुछ जो है विचारकों के नाम दिए हैं, उसके आधार पे आप लोगों को जो है सुमेलित करना है कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। उसके आधार पे आप लोग जो है इसको सुमेलित करने का प्रयास करिए। चलिए, आपको प्लेटो, बेंथम, लास्की और जेएस मिल दिया है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आप लोग इसको सम्मिलित करने का प्रयास करिए। समय आपका शुरू कर देता हूं, 30 सेकंड में उत्तर करिए। और आज जो है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में जो है आप लोगों के लाइक और शेयर का रेशियो 70% गिर चुका है। तो आप लोग ऐसी बेइज्जती ना कराएं। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम की लगती है, आप देखते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर करने में क्या समस्या आती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलें, तेजी से सम्मिलित करिए आप लोग। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले यदि बात करेंगे प्लेटो के, तो प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है। चलें, तो प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, आप सभी को पता है दोस्तों। बेंथम की पुस्तक की बात करेंगे तो बेंथम महोदय ने जो इसमें से पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ आपके इंटरनेशनल लॉ। चलें, तो बेंथम महोदय के लिए। लास्की महोदय की यदि बात करेंगे तो लास्की महोदय की जो पुस्तक है दोस्तों आपकी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, आप सभी को पता है। और जेएस मिल की यदि आप बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आपका उत्तर जो बनेगा दोस्तों इस प्रश्न में आपका 1 का बी, 1 का बी है जो है वो सिर्फ एक विकल्प में, बी विकल्प में दिया है। तो बी विकल्प के लिए यदि आप जाते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है अरस्तु डैश को वरीयता देता है। किसको वरीयता देता है, आप सभी लोग इसके लिए उत्तर करेंगे। अरस्तु किसे वरीयता देता है। चले, आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मित्रों को ही बस शेयर करें। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कू ऐप है, टेलीग्राम है, तमाम सारे ग्रुप हैं जिसमें आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करें। चलें, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग जो है इस प्रश्न में बी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो आप लोग बता दीजिए पॉलिटी का अर्थ क्या है, किस अर्थ में पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया है आपके अरस्तु महोदय ने। तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे पॉलिटी के लिए। चलिए, तेजी से कमेंट करिए। पॉलिटी का कुछ अर्थ होगा, कुछ मतलब होगा, उसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे सभी लोग। चलें, तो कुछ लोग राजनीति, चलें, मध्यम वर्ग, राजनीति, सरकार का रूप,
चले बाकी लोग भी कमेंट करें, सभी लोग तेजी से कमेंट करिए। चलें तो पॉलिटी के अर्थ की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके शासन का एक रूप है। शासन का रूप है जो किसके हाथों में है? आपके मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में है। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में शासन का जो रूप है उसको अरस्तु महोदय क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। और इसको जो है इन्होंने वरीयता दी है। राजतंत्र को वरीयता नहीं दी है, नहीं आपके जो है दोस्तों अल्पतंत्र को जो है वो, या अल्पतंत्रवादियों को वरीयता दी है। लोकतंत्र को ये भीड़ तंत्र कहते हैं। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, किस प्रकार के शासन को जो है वो यदि आपसे पूछा जाए और आपके विकल्प में आपको दिया हो संवैधानिक राजतंत्र, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप संवैधानिक राजतंत्र का चुनाव करेंगे। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही होगा। यदि आपको विकल्प में संवैधानिक राजतंत्र दिया हो तो आप संवैधानिक राजतंत्र का चुनाव करेंगे। और संवैधानिक राजतंत्र का एग्जाम्पल आप सभी को पता है, ब्रिटेन जो है वो एक संवैधानिक राजतंत्र है। और उसी तरह की शासन पद्धति का जो है वो आपके अरस्तु महोदय जो है वो समर्थन भी करते हैं। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें पॉलिटी, और पॉलिटी का अर्थ है, पॉलिटी जो है एक शासन का रूप है जो आपके मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, लाक के समझौते, समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है। लाक का जो समझौता है दोस्तों, पहला समझौता और दूसरा समझौता, आप लोग बता दीजिए पहला समझौता जो है वो किसके किसके बीच संपन्न होता है, दूसरा समझौता किसके किसके बीच संपन्न होता है, दोनों को उत्तर करिएगा। चलें चलें और आप सभी लोगों को दोस्तों तीज की हार्दिक शुभकामना। जो लोग तीज मना रहे हैं, जिनके पास तीज मनाने का अवसर है, और जो लोग तीज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को अग्रिम शुभकामना, जो लोग तीज की तैयारी कर रहे हैं। चलें चले बिल्कुल। तो दोस्तों यदि लाक के समझौते की बात करेंगे तो आपका जो लाक का समझौता होता है दोस्तों, सबसे पहले लोग आपस में समझौता करते हैं। तो ये जब आपस में समझौता होगा तो ये लाक का जो होता है वो पहला समझौता होता है। और जब हम बात करते हैं, जब जनता जो है वो सरकार, जनता सरकार के मध्य जो समझौता होता है दोस्तों, ये आपका दूसरा समझौता होता है, यानी द्वितीय सेकंड समझौता होता है। लाक ने दो तरह के समझौते की बात की है, हॉब्स ने एक समझौते की बात की है, आपके रूसो ने एक समझौते की बात की है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि यदि पहला समझौता पूछा जाए तो लोग आपस में पहले समझौता करते हैं, और जब आपस में समझौता कंप्लीट हो जाता है उसके पास जो है वो संप्रभु या सरकार से जो है वो समझौता करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें आपको। अच्छा जी, नहीं आप सी विकल्प में जनता और संप्रभु दिया हुआ है, राज्य नहीं, सरकार नहीं। आप इसको जो है पहला समझौता यहाँ पे होगा और दूसरा समझौता जनता और संप्रभु के बीच होगा। यदि संप्रभु नहीं दिया तब आप सरकार के साथ जा सकते थे। चलें आप सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों, जो लोग देर से जुड़े हैं या गुड इवनिंग का मैसेज कर रहे हैं। चलिए, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है, आप लोग उत्तर करेंगे रिपब्लिक के लिए तेजी से। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करिए, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लेन है मेरी, बार बार आप लोगों से ये कंप्लेन करूंगा। चलें चलिए, बहुत ही बढ़िया। आज सेशन को थोड़ा हम लोग जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि बहुत सारी बहनें जो हैं वो व्रत हैं, तो ज्यादा लंबा सेशन हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग तेजी से उत्तर करिए। चलें, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया है आप लोग बताएंगे।
चलें, इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए, कुछ लोग डी विकल्प के लिए, ए विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए, सभी लोगों अलग अलग जो है आप लोगों का उत्तर आ रहा है। तो सभी लोग उत्तर करिए। जितने सारे लोग जो है दोस्तों वीडियो पे लाइव हैं उतना भी लाइक नहीं है। चलें, तो आप सभी लोग जो है दोस्तों यदि बात कर रहे हैं, इस प्रश्न में आपको दिया है कि नाटकीय शैली इसमें से कोई नहीं, काव्यात्मक शैली, सामान्य जो है वो गद्यात्मक शैली। चलें, बिल्कुल, तो इसमें से जो है आपका कोई नहीं दिया हुआ है, गद्यात्मक शैली चौथे में दिया है, माफ करेंगे। जो है दोस्तों आपका रिपब्लिक जो है वो संवाद शैली में लिखा हुआ है। संवाद शैली में लिखे जाने का कारण क्या है दोस्तों, यदि आप देखेंगे तो प्राचीन काल में जो है वो लेखनी का जब इतना जो है वो प्रचलन नहीं था, उस समय ये लोग क्या करते थे कि एक सभा बुलाई जाती थी, सभा होती थी, और उस सभा में जैसे आपके अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, आपके सुकरात हो गए, ये लोग पत्थरों के ऊपर खड़े हो जाते थे और नीचे से लोग जो है वो सवाल पूछते थे और उनके सवालों का ये लोग जवाब दिया करते थे। उसी को बाद में जो है वो सूचीबद्ध किया गया या उसको जो है वो बाद में लिखा गया। तो संवाद शैली में यानी आपके जो है वो बोलचाल की भाषा के रूप में, प्रश्नोत्तर शैली में जो है इन सबको जो है वो लिखा गया है संवाद के रूप में। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अब इसमें जो है दोस्तों पात्रों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ पात्र हैं, आगे बताऊंगा मैं, आगे प्रश्न भी आएगा। तो उन पात्रों के माध्यम से जो है वो संवाद के रूप में इसको जो है वो लिखा गया है। एक पात्र दूसरे पात्र से प्रश्न पूछता है और उसका जवाब, उसके अर्थ में जो है इसको संवाद शैली के अर्थ में जाना जाता है, इसलिए आपका बी विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, अगला प्रश्न दिया है, हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौते के लिए प्रेरित करता है वह है। आप लोग उत्तर करेंगे। हॉब्स का जो चिंतन है उसमें प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता के लिए प्रेरित करने वाली चीज क्या है? आप सभी लोग उत्तर करेंगे। संपत्ति का उदय, अराजकता, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना या समानता की कामना। सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। तो जो लोग अराजकता की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्राकृतिक अवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो अराजकता थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो खानाबदोश जीवन जी रहा था। प्राकृतिक अवस्था में नियंत्रण नहीं था, कोई किसी पे नियंत्रण करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। इसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन का खतरा था, उसकी संपत्ति का खतरा था, उसे जो है वो उसकी स्वतंत्रता का जो है वो खतरा था। तो आपके हॉब्स महोदय भी जब आते हैं दोस्तों, तो हॉब्स महोदय जो है वो सामाजिक समझौते को इसीलिए स्वीकार करते हैं, या सामाजिक समझौते के माध्यम से होता क्या है कि मनुष्य जो है वो अराजकता और प्राकृतिक अवस्था से कहां पे प्रवेश करता है? राज्य में प्रवेश करता है। और तब राज्य की जिम्मेदारी जो होती है दोस्तों, वो व्यक्ति को जो है वो सुरक्षा प्रदान करने की हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुरक्षा के लिए जो अराजकता की स्थिति थी प्राकृतिक अवस्था में, उस अराजकता से निकल के अपने सुरक्षित वातावरण में रहने के लिए जो है इन लोगों ने, आपके हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों लोगों ने जो है वो सामाजिक समझौता कराया और व्यक्ति को जो है वो राज्य में स्थान दिया। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि निम्नांकित में से मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं? मध्य युग की विशेषता के आधार पर आप लोग उत्तर करेंगे। आपको सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास, पवित्र रोमन चर्च यहाँ पे होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है, या आपको मूल्यों का आदर। चारों को आप देख लीजिए, उसके बाद अपना उत्तर करिए। जी, हॉब्स के संदर्भ में, यदि आप हॉब्स के संदर्भ में कहते हैं तो हॉब्स जो है वो आत्मरक्षा के, अराजकता से व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए बात करता है। लॉक की बात करेंगे तो जीवन, संपत्ति और जो है दोस्तों स्वतंत्रता की रक्षा की बात करता है। तो ये सारी चीजें आपके सामाजिक समझौते में आती हैं। यदि व्यक्तिगत स्तर पे आपसे पूछा जा रहा है तो आप जो है हॉब्स जो है वो जीवन रक्षा के लिए सामाजिक समझौते को स्वीकार करता है। चलें, अब इस प्रश्न पे आइए आप लोग।
चलें, तो इस प्रश्न में भी आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। डी विकल्प के लिए मैक्सिमम लोग जो है वो कर रहे हैं, यानी आप लोग बात कर रहे हैं मध्ययुगीन जो है वो, या मध्य युग की विशेषता के रूप में आप देख रहे हैं सामंतवाद को। जी बिल्कुल, सामंतवादी व्यवस्था मध्य युग में, पोप की शक्ति का विकास, और रोम जो है वो पवित्र रोमन साम्राज्य या पवित्र रोमन चर्च जो था, ये प्रभाव में थे आपके मध्यकाल में। आप मूल्यों के आदर की बात की जाती है दोस्तों, तो मूल्यों के आदर की बात आपके आधुनिक युग की जो है वो पहचान है, जिसमें मूल्यों के आधार पे बात की जाने लगती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मूल्यों का आदर आपके जो है दोस्तों मध्ययुगीन विचार नहीं है, मूल्यों का आदर आपका आधुनिक विचार है। तो आपका 1, 2, 3 के लिए उत्तर सही होगा। 1, 2, 3 आपको डी विकल्प में दिया है, उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, मूल्यों की आदर, आधुनिक युग की शुरुआत, राजनीति के आधुनिक युग की शुरुआत जो है वो कब से मानी जाती है, आप लोग बताएंगे। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, आपको पहचानना है। तेजी से आप लोग करेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र, प्लेटो लाज, भीष्म शांति पर्व, और मैकियावेली राजनीति दिया हुआ है। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। तो अब मैकियावेली की 2 पुस्तकों के नाम बताइए आप लोग। 2 पुस्तकों के, मैकियावेली की 2 पुस्तकों के नाम बताएं। चलें, डी विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, राजनीति जो है वो अरस्तु के द्वारा लिखी गई है, आप लोगों का उत्तर आ रहा है। मैकियावेली की 2 पुस्तकों का नाम बता दीजिए। चलें, बिल्कुल, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे द प्रिंस और दूसरी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार, उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकियावेली की सबसे फेमस पुस्तक, जिस पुस्तक ने मैकियावेली को अमर बनाया, उसे जो है वो द प्रिंस, और दूसरी पुस्तक जो है वो द आर्ट ऑफ वार है। तो दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें आपका डी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। इसमें अशुद्ध जोड़ा है। बाकी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, भीष्म जो है वो शांति पर्व से संबंधित है, प्लेटो का जो संबंध है वो आपके लाज के साथ है, आपके राजनीति का संबंध अरस्तु के साथ, और मैकियावेली का संबंध द प्रिंस और आर्ट ऑफ वार के साथ हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। यह कथन किसका है? सभी लोग उत्तर करेंगे। ऑस्टिन, रूसो, लॉक या हॉब्स? चले, आपके समझौते में संप्रभु पक्षकार है या नहीं, आप लोग बताएंगे। आपके समझौते में संप्रभु जो है वो पक्षकार बनता है या नहीं बनता है? चलो, चलें, तो आपका उत्तर इसमें हॉब्स के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक समझौते का जो शपथ है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलें, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हॉब्स और लॉक के समझौते में अंतर जो है, हॉब्स का समझौता जो है दोस्तों ये आपके 2 चरणों में होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, समझौता एक ही है लेकिन 2 चरणों में होता है। कैसे 2 चरणों में होता है? चूंकि ये प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है, इसलिए जो है लोग आप लोगों को कोई आपको बताता नहीं है, इस चीज को स्पष्ट नहीं करता है। पहला समझौता जो है दोस्तों वो व्यक्तिगत स्तर पे, मैं अपने ऊपर शासन करने का समस्त अधिकार जो है क्या करता हूं, समस्त अधिकार
इस व्यक्ति अथवा जो है वो सभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं। यानी पहला चरण यहाँ पे जो है दोस्तों, पहले चरण में जो होगा वो अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देगा, और दूसरे चरण की जब बात होती है दोस्तों, तो इसमें जो है वो संप्रभु की बात है। ये कहते हैं कि तुम भी अपने अधिकार जो है उसको सौंपोगे। यानी यदि मैंने अपना अधिकार सौंप दिया और आपने अपना अधिकार नहीं सौंपा तो मेरा समझौता कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें 2 चरण हैं आपके हाप्स के समझौते में। जब लाक के समझौते की बात करते हैं तो लाक के समझौते की बात में जो है दोस्तों, लाक जो है वो 2 समझौता कराता है। लाक जो है वो 2 समझौता कराता है। पहला समझौता जो होता है वो व्यक्ति आपस में करते हैं, पहला समझौता व्यक्ति आपस में करते हैं, और दूसरा समझौता जो होता है वो व्यक्ति वह आपके संप्रभु के बीच होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलें, बिल्कुल। तो अब जब हम इसकी बात करते हैं, ये समझौता जो है दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब ये पूछा नहीं गया है और जब जो चीज नहीं पूछी गई रहती है उस पे जो है बहुत ज्यादा लोग जो है वो ध्यान जो है वो नहीं देते हैं, और ना ही पढ़ाने वाले लोग आप लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है पढ़ते समय कि ये कह रहा है कि मेरा समझौता इस स्टेटमेंट में जो है वो जी, संप्रभु का मतलब राज्य हो गया या शासक हो गया, जिस तरीके का राज्य होगा। मान लीजिए कि यदि आपका चलें उस पर अभी बाद में बात करेंगे, आगे प्रश्न आएगा। तो दोस्तों मैं इस पे बात कर रहा था, इस पे पहले इसको क्लियर कर देता हूं आप लोगों से कि इसका समझौता कंप्लीट तब होगा जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोगों ने मिलकर एक समझौता किया कि हम लोग जो है वो क्लास को करेंगे नियमित रूप से। तो ये मान लीजिए कि हम सभी लोगों ने समझौता किया, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम सभी लोग जो है वो मैं आपको क्लास कराऊंगा और आप सभी लोग मेरी क्लास करेंगे, लेकिन संख्या जब 100 के ऊपर रहेगी तभी ये क्लास होगी। यानी हमारा समझौता 100 के ऊपर का है। तो इसमें 2 चीजें हैं, 2 चरण हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उसी तरीके से जो है आपके हब्स महोदय का भी जो समझौता होता है 2 चरणों में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो सारा समझिए आप लोग और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलें, थोड़ा सा इसको जो है वो शॉर्ट करता हूं प्रश्न को कि आपको दिखाई दे आसानी से। चलें, अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसी तरह का समझौता मुझे भी करना पड़ेगा। आप लोग यदि सुधार नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति का जनहित में शासन, एक व्यक्ति का स्वहित में शासन, कुछ व्यक्ति का स्वहित में शासन और कुछ व्यक्ति का जनहित में शासन। उत्तर करिए। आप लोग समझौते से मुकर रहे हैं। हमारे बीच जो समझौता है वो इस चीज के लिए है कि मैं आपको क्लास कराऊंगा और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। प्रत्येक दिन जो है आप लोग कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। संख्या आप लोग जो है वो 60-70 के बीच में अटकाए रखे हैं। किस दिन आप लोगों का खून खोलेगा, कब खून खोलेगा बताएंगे आप लोग, और आप लोग संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए, चलें। तो एक व्यक्ति का जो जनहित में शासन होता है, मतलब एक व्यक्ति शासन कर रहा है और उस सारा नियंत्रण एक व्यक्ति के पास है, तो ये कौन होगा, राजा होगा। और जब राजा जो होगा शासन करेगा जनहित में, तो जो है दोस्तों इसको हम लोग जो है राजतंत्र कहेंगे। एक व्यक्ति का स्वहित में शासन, जब एक व्यक्ति अपने हित के लिए शासन करता है तो कौन करेगा, तानाशाह, यानी जो है किम जोंग की बात करेंगे। किम जोंग जो है वो एक तरीके का तानाशाह है, अपने हित में जो है वो शासन कर रहा है, तो इसको जो है वो तानाशाही शासन व्यवस्था कहा जाएगा। कुछ व्यक्ति का जो है वो स्वहित में शासन, तो जब हम लोग कुछ व्यक्तियों के स्वहित में शासन की बात करते हैं दोस्तों,
तो कुछ व्यक्ति जब मिल के शासन करते हैं तो उसमें आप लोगों को जो है वो एक गुट दिखाई देगा, यानी एक गुट या ग्रुप के माध्यम से एक ग्रुप होता है। जैसे वर्तमान में यदि आप देखेंगे भारत सरकार को, तो कैबिनेट के माध्यम से जो है वो शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो इसी प्रकार से जब एक गुट, चाहे वो सामंतों का गुट हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्गों का गुट हो, और जब ये गुट निर्मित हो जाता है और वो गुट जो होता है अपने जो है वो हित में शासन को संचालित करता है, तो उसको हम लोग गुट तंत्र कहते हैं। इसमें भी स्वहित की बात आती है। और जब यही कुछ लोग मिलके जो है दोस्तों जनता के हित में जब शासन को संचालित करते हैं, तो इसको हम लोग जो है वो कुलीन तंत्र कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो है वो जब जनहित की बात आएगी तो कुलीन तंत्र, और स्वहित की बात आएगी तो आपका गुट तंत्र होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलें आगे बढ़े। अगला प्रश्न जो आपको दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? हॉब्स पैट्रियार्क, मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अरस्तु पॉलिटिक्स, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग इसको सम्मिलित देख लीजिए, चेक करिए कौन सा इसमें से गलत दिया हुआ है। चलें चले, ए विकल्प के लिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए तब पैट्रियार्क जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, पैट्रियार्क किसकी रचना है? पैट्रियार्क के लिए उत्तर करिए सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर उत्तर आया है सुनील जी का, रॉबर्ट फिल्मर। तो आपके रॉबर्ट फिल्मर महोदय के द्वारा जो है वो पैट्रियार्क लिखी गई। बाकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स, पॉलिटिक्स अरस्तु और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। उत्तर जो होगा आपका ए विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है? आप लोग उत्तर करेंगे। मर्यादित संप्रभुता, अमर्यादित संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता। किस तरीके की संप्रभुता के लिए रूसो को जाना जाता है? उत्तर करिए। चले, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जो लोग इसमें लोकप्रिय संप्रभुता की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकप्रिय संप्रभुता को जो है दोस्तों ये मर्यादित संप्रभुता भी कहता है। जी बिल्कुल, रूसो जो है इसको मर्यादित संप्रभुता भी कहता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, कभी नाम बदल दे, तो यदि आपको न दिया हो तो लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो एक तरीके का मर्यादित संप्रभुता भी है। तो आपको ए विकल्प के साथ, यदि आपको लोकप्रिय संप्रभुता न दिया हो तो आप मर्यादित संप्रभुता के साथ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादा जो है वो आपके रूसो के लोकप्रिय संप्रभुता का एक अंग है। अविभाज्य संप्रभुता यदि दे दे तब भी आपको जो है वो आपको रूसो के साथ जाना पड़ेगा। अविभाजित, इसकी संप्रभुता जो है वो, हालांकि संप्रभुता का विभाजन किसी भी जो है वो संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और रूसो का जो संप्रभु है कभी त्रुटि न करने वाला संप्रभु है। तो आप लोग इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। कई बार नाम बदल के इधर उधर आप लोगों से दे देता है। तो इसकी संप्रभुता की जो विशेषता है, सबसे पहली विशेषता आपकी मर्यादा है, अविभाज्यता है, कभी त्रुटि न करना है। ये तीन जो है विशेषताओं को याद रखिएगा अपने लोकप्रिय संप्रभुता की विशेषता में। उत्तर सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सर कटा हुआ है, कथन किसका है? चलें जी, संप्रभुता में विभाजन जो है वो सिर्फ बहुलवादी मानते हैं। उत्तर करेंगे आप लोग, रूसो का संप्रभु या शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, किसने कहा है? मील, वाहन, बार्कर और वेपर।
चले, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों किसी का सर कटा हो तो लेके कौन जाएगा? वाहन। वाहन से ही तो जाएगा। आप अपने हाथ में उठा के ले जाएंगे आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका सर कटा हो, तो वाहन के माध्यम से ही जो है, आप लोगों ने देखा होगा शहरों में जो है वो 100 वाहन के नाम से एक गाड़ी चलती है। तो जब सर कटा हुआ हो तो कौन लेके जाएगा? वाहन। आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ सर कटा याद रखिए और वाहन याद रखिए। पूरा स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट को याद करने के लिए बार बार मैं आप लोगों को रोज बताता हूं कि आप लोग कीवर्ड्स को याद कर लीजिए, आपका स्टेटमेंट उतने से ही सही होगा। यदि पूरे लैंग्वेज को याद करेंगे तो आपका स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेगा। आपको जो है एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट में मिल जाएगा, कभी इसकी लाइन उसमें, उसकी लाइन इसमें, आप लोग करने लगेंगे। इसलिए स्टेटमेंट को आप लोग लिखिए जरूर, लेकिन स्टेटमेंट के नीचे कीवर्ड्स को आप निकाल के लिख लीजिए। एक दो जो है वो कीवर्ड्स को निकालिए और उसके साथ जो है उसके राइटर का नाम जो है आप लोग लेके जाइए, पढ़िए, समझिए और कीवर्ड्स को याद रखिए। कीवर्ड्स आपके स्टेटमेंट को हमेशा सही कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। उत्तर करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और सोहल, 4 विकल्प आपको दिया है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा है? चले, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, उत्तर करेंगे सभी लोग। चलें, तो इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। विराट रूप जो है दोस्तों, व्यक्ति के विराट रूप की बात कर रहा है या राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये अपने आप में एक कीवर्ड है। और आप लोग इसके लिए जो है यदि प्लेटो की बात करते हैं तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा ए विकल्प के लिए। चलें, बाकी यदि इसको भी याद करना चाहते हैं तो इसका भी ट्रिक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा? आप लोग बताएंगे। जिसको नहीं याद होगा वो हमसे पूछ लेगा, कभी बताएंगे ट्रिक। रचना प्रकल्प न्याय, प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय किसने कहा है? आपको कैटलिन दिया है, एमबी फोस्टर दिया हुआ है, कार्ल पॉपर और बर्कर। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए मेरे लिए। जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया है आप लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए। दोस्तों मित्रों को शेयर कर दिया है तो फेसबुक पे, ट्विटर पे या जिस भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप लोग जो है वो एक्टिव रहते हो, वहां से आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। रचना प्रकल्प न्याय के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो जो लोग एमबी फोस्टर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, बी विकल्प के साथ आप लोग जाएंगे। एमबी फोस्टर महोदय ने कहा था प्लेटो की न्याय की जो अवधारणा है वो आपका रचना प्रकल्प न्याय है। चलें, अब रचना प्रकल्प न्याय का मतलब क्या हो गया? अच्छा जी, जूम कर देते हैं। बिल्कुल माफी चाहता हूं, आप लोगों ने पहले मुझे ध्यान नहीं दिलाया, नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? चलें, चलें, बहुत बहुत धन्यवाद जय जी आपको ध्यान दिलाने के लिए। तो आप लोगों का बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। तो भवन बनाने की जो शिल्पी होता है दोस्तों, या जिसको आज के डेट में आप लोग आर्किटेक्ट कहते हैं, तो आर्किटेक्ट क्या करता है? सबसे पहले जो है वो एक अवधारणा को जो है वो आपके पेपर पे खींचता है, तो वो उसके मस्तिष्क की उपज होती है, उसी के आधार पे वो भवन बनाता है। उसी को ये जो है वो इसकी न्याय की अवधारणा को जो है रचना प्रकल्प कहा है इन्होंने, एमबी फोस्टर महोदय ने। तो उत्तर जो हो जाएगा वो आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवादी के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? आप लोग बताएंगे दोस्तों किस अनुभव से आपके परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की जो है वो उत्पत्ति होती है? आप लोग उत्तर करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलें,
चलें, चलें तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, ए विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, कुछ एक दोस्तों का बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलें, यानी ए और बी, एक और दो की बात कर रहे हैं, स्टेरिगा और स्पार्टा। चलें, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलें, और डी विकल्प की भी आप लोग बात कर रहे हैं। चलें, तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों स्पार्टा की बात कर रहे होंगे, अर्थात स्पार्टा आपका केवल दो आपके बी विकल्प में दिया है, उनका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलें, स्पार्टा के सामने जो है दोस्तों यूनान ने घुटने टेके थे। स्पार्टन से एक मूवी है, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, तो चलें मूवी पे नहीं जाएंगे। स्पार्टा के सामने जो है यूनान को इन लोगों ने इन्होंने जो है वो घुटने टेकते हुए देखा। साथ में जो है अपने गुरु सुकरात को इन्होंने देखा जहर का प्याला पीते हुए, और उससे जो है ये उसका इन सारी चीजों का जो इनके ऊपर प्रभाव पड़ा दोस्तों, वो ये पड़ा कि जो अराजकता है, यानी जो मनुष्य का लालची स्वभाव है, वो किस वजह से है, वो धन की वजह से है, परिवार के अपने जो है वो अपने परिवार के लिए है। तो इन्होंने जो है वो इसके मूल जड़ में, समस्या का जो मूल जड़ इन्होंने देखा, वो देखा कि यदि व्यक्ति की धन कमाने की लालसा को ही खत्म कर दिया जाए, या परिवार की जो है वो लालसा को ही खत्म कर दिया जाए, तो ये जो अराजक क्या कहें, भ्रष्टाचार एक तरीके से कह सकते हैं उसको, ये भ्रष्टाचार के जड़ को यदि खत्म करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने जो है दोस्तों अपना जो परिवार और संपत्ति का जो है वो साम्यवाद दिया है, यानी जो शासक वर्ग होगा उसके पास ना ही परिवार होगा और ना ही उसके पास संपत्ति होगी। परिवार नहीं होगा तो वो किसके लिए धन कमा के रखेगा। संपत्ति जो होगा वो दोस्तों, संपत्ति की बस इतनी अनुमति कि आपका आवश्यक काम चल जाए तो आप जो है वो अपना काम चलाइए, उससे अधिक आपको संपत्ति रखने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास कोई रहेगा नहीं तो खिलाएंगे किसको। तो ये भ्रष्टाचार को खत्म करने का इनका एक उपाय था। तो स्पार्टा से जो है ये प्रेरित हुए थे। उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेहा जी नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। अब मैंने आपको बताया था, पहले एक प्रश्न आया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो आपके जो है दोस्तों किसमें लिखी गई हैं, संवाद शैली में। तो संवाद के लिए कुछ पात्रों का निर्माण कर दिया है। नेहा जी कल के आपके प्रश्न का, जी नहीं नेहा जी, पहले तो आप लोगों ने जो है वो प्रश्न मुझे भेजा ही नहीं। आप लोग प्रश्न जब मुझे भेज देंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो मुझे ध्यान रहेगा, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे प्रश्न भेज दीजिएगा तो मैं आपको जो है उसका सही जवाब दे दूंगा। चलिए, तो इस प्रश्न में आप सभी लोग बताएंगे कि प्लेटो का जो है वो प्रधान पात्र कौन सा इसमें से नहीं है। तो जो लोग इसमें प्रोटागोरस की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। प्रोटागोरस जो है इनका प्रधान पात्र नहीं है। बाकी आपका पॉलीमार्क्स, एंडीमेंट्स, ग्लोकोन, ये जो है सभी। अरे नंबर यहाँ पे 7007701847 नंबर आप लोगों को रोज तो बताता हूँ, ये नीचे चल रहा है 7007701847 वाला नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न आप लोगों के पास हो तो आप लोग कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। अब ऐसे क्लास में तो आप लोग कुछ पूछते हैं और जब क्लास लेके मैं जाता हूं तो मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है। फिर मैं यदि कभी बैठ के सोच भी रहा होता हूं कि आप लोगों ने कल क्या पूछा था तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आता है, तो उसकी वजह से क्षमा चाहूंगा। चलिए, तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो सही हो जाएगा आपके सी विकल्प के लिए। आप लोग सी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ जाए।
अगला प्रश्न दिया है, प्लेटो का पुनः प्रकटन इनमें पाया गया है, किसमें जो है वो प्लेटो का पुनः प्रकटन पाया गया है? यही नंबर सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर सेव कर लीजिए और उसी नंबर पे टेलीग्राम पे भी मैसेज आप कर सकते हैं। चलें आप लोग इसके लिए उत्तर करिए। इसमें पुनः प्रकटन का मतलब क्या है, बस इतना आप हमको जो है वो बता दीजिए। प्लेटो के पुनः प्रकटन का मतलब क्या है? प्लेटो के पुनः प्रकटन का आप लोग मतलब बता दें। और मैं आपको प्रधान पात्रों के बारे में बता रहा था वहां पे, तो आप लोग जो है वो सुकरात और सिफेलस का भी नाम याद रखिएगा। आपके सुकरात, सिफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस और ग्लाउकन, ये जो है प्रमुख पात्र रहे हैं उनके प्लेटो की रचनाओं के, जिनके बीच में संवाद के माध्यम से उनकी रचनाएं जो है वो लिखी गई हैं। अब आप लोग इसमें उत्तर करिए। चलें, बिल्कुल। तो जब प्लेटो के पुनः प्रकटन की बात करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि प्लेटो के जो विचार थे, उन विचारों का जब बाद में फिर से दोबारा समर्थन किया गया, उन विचारों को जब स्वीकार किया गया, तो आपके सर थॉमस मोर ने यूटोपिया में आपके प्लेटो के विचारों को स्वीकार किया है। आपके कैंपानेला ने जो है सिटी ऑफ द सन में जो है प्लेटो के विचारों को स्वीकार किया है। बेकन के द्वारा न्यू अटलांटिस में जो है वो प्लेटो के विचारों को, इन सभी पुस्तकों में जो है वो प्लेटो के विचारों को स्वीकार किया गया है। इसलिए इनको जो है वो इन सभी को प्लेटो का पुनः प्रकटन माना जाता है। जी, इन विचारों को स्वीकार करके ही इन लोगों के विचारों का जो है दोस्तों क्या करते हैं कि इन लोगों के जो आपके प्लेटो का जो विचार है, इसको आधार बना के ही ये लोग आगे बात को करते हैं। अच्छा जी, पूछ रहे हैं कौन कौन एक बार और, तो लिखिए। सुकरात, सिफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाकन और एंडीमेट्स। नोट कर लीजिएगा आप लोग प्रमुख पात्रों में। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करते हैं। प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठकों का सही क्रम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। सद्गुण के 4 जो संगठक हैं उसको किस क्रम में होना चाहिए, आप लोग उत्तर करेंगे। न्याय के कितने संगठक हैं और सद्गुण के कितने संगठक हैं, आप लोग उत्तर करेंगे दोनों के लिए। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में आना शुरू हो गया है। सी विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए, ए विकल्प के लिए कई सारे उत्तर आप लोगों के आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा है प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठक। तो दोस्तों सद्गुण में सबसे पहली चीज जो होती है वो आपकी बुद्धिमत्ता या बुद्धि है। सबसे पहले बुद्धि का विकास होना चाहिए। जब आपके अंदर बुद्धिमत्ता आ जाएगी दोस्तों, तो उस बुद्धिमत्ता की वजह से जो होगा आपके अंदर जो होगा वो साहस उत्पन्न होगा। और जब साहस उत्पन्न होगा दूसरे नंबर पे, तो इस साहस को जो है दोस्तों, इस साहस की वजह से क्या मिलता है, साहस की वजह से आपकी शक्ति उत्पन्न होती है। और शक्ति जब उत्पन्न होगी तो इसको आपको संयमित करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को संयमित करना पड़ेगा। आप जो है वो रोड पे लड़ते हुए नहीं चलते हैं,
आपके पास यदि साहस आ गया, आप जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और एक बार आपको जो है वो 70 की स्पीड पे गाड़ी चलाने के लिए आपकी बुद्धि विकसित हुई और आपको जो लगा कि यदि मुझे 70 की स्पीड में यानी 70 की स्पीड में मुझे गाड़ी चलाना चाहिए और उसके लिए आपके अंदर साहस विकसित हो गया। एक बार साहस आपके अंदर विकसित हो गया तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको क्रॉस करके 80 भी जाए, 90 भी जाए, 100 भी जाए। तो आपको जो है वो संयम सीखना पड़ेगा कि मुझे किसी भी हाल में 70 से ऊपर नहीं जाना है। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी दोस्तों, तब आपके सबसे अंतिम में जो आएगा वो आपका न्याय आएगा चौथे नंबर पे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका होगा ये पहले नंबर पे हो जाएगा। और इन तीनों के साहस, संयम और बुद्धि का जो संयोजन होता है दोस्तों, इसमें जो आपका अधिक सबसे अधिक होगा, यदि आपके अंदर साहस सबसे अधिक है, आप बहुत ज्यादा साहसी हैं, तो आप सैनिक बन सकते हैं। आपके अंदर संयम बहुत है तो आप जो है वो व्यवसायी बन सकते हैं। और ये तीनों जो है वो आपके अंदर जो है वो चले। और बुद्धिमत्ता का जो है दोस्तों आपके अंदर जो है वो सर्वाधिक विकास हुआ है, तो आप जो है वो शासक बन सकते हैं। तो इन तीनों का जो है वो सामंजस्य ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। उत्तर जो आपका इसमें सही होगा वो आपका पहले चौथा हो जाएगा, 4 यानी बुद्धि, साहस। तो 4 और 2 आपके सी विकल्प में दिया है। सी विकल्प आप सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न दिया, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। आपको दिया है सैनिक, शासक, सल्पकार और व्यक्तिगण। चारों में से एक को चुनिए। बुभुक्षा शब्द के लिए उत्तर करिएगा। चलें, तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में। सी विकल्प के लिए आप लोग बात कर रहे हैं शिल्पकार की। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि न्याय के आधार पे, चलें, न्याय की जो इन्होंने बात की थी दोस्तों, उसमें इन्होंने जो है वो इंद्रिय तृष्णा की बात की थी, तृष्णा की इन्होंने बात की थी, साहस की बात की थी और आपके बुद्धि की बात की थी। तो जब तृष्णा की अधिकता होती है तो व्यक्ति क्या बनता है, शिल्पकार बनता है, यानी आपको अधिक से अधिक पाने की इच्छा है। बता रहा हूं, वही चीज आपको क्लियर करने की बात कर रहा हूं। तो तृष्णा की अधिकता में आप क्या करना चाहते हैं? तृष्णा की अधिकता में जो है वो आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। कम मेहनत अधिक लाभ, वो कौन होता है? शिल्पकार होता है, जो वस्तुओं का निर्माण करता है। तो ये बुभुक्षा शब्द जो है दोस्तों वो आपके तृष्णा से जो है वो जुड़ा हुआ है। आपका शिल्पकार जो होता है, इसका माफ करेंगे, बुभुक्षा शब्द का प्रयोग जो है वो शिल्पकार के लिए इन्होंने किया है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो तृष्णा का, यानी भूख होती है इसके अंदर। सीधा सा मतलब समझिए, इसके अंदर जो होती है भूख होती है किस चीज की? अधिक से अधिक लाभ कमाने की। तो अधिक से अधिक जो है वो लाभ कमाने की भूख जिसके अंदर है वो कौन है? वो आपका शिल्पकार है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि, जी नहीं, अभी अगला प्रश्न आया ही नहीं। चलें, जी तो वही तो कह रहा हूं कि जब भूख की इच्छा, जब यानी आपके अंदर अधिक से अधिक प्राप्त करने की हमेशा इच्छा है, आपकी इच्छा कभी शांत नहीं होगी। जी बिल्कुल, रमाशंकर जी ने जो है बिल्कुल सही लिखा है। चलिए, प्लेटो के की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है। आप लोग बताएंगे दोस्तों न्याय का अर्थ क्या है? चारों विकल्प को पढ़िए और उत्तर करिए। दोस्तों अब आप लोग अपनी संख्या को थोड़ा सा बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो है
आप लोग संख्या को बढ़ाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को ध्यान दिला दूं कि जिन लोगों ने इस सेशन का मेंबरशिप लिया है और उनको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है अभी तक, उन लोगों से निवेदन है कि यदि आपने मेंबरशिप लिया है तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए। यदि आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब चूंकि एक एक व्यक्ति को, जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने हमसे शिकायत की कि सर एक एक आदमी को रोज सर्च करना पड़ता है और उनको भेजना पड़ता है, तो आप ऐसा करिए कि ग्रुप बना दीजिए। तो मैंने ग्रुप जो है वो बना दिया है। तो जिनको ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है वो लोग जो है मुझे मैसेज कर देंगे, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलें, तो इस प्रश्न में आप लोग बात कर रहे होंगे किस विकल्प की? बी विकल्प की बात कर रहे हैं। मेंबरशिप के लिए 250 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा आपको। क्लास के शुरू में आप जो है, क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो अपने निर्धारित क्षेत्र में कर्तव्यों का निर्वहन, जो आपका क्षेत्र निर्धारित है उसमें आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वही न्याय है। चलें, यदि आपके अंदर जो है वो साहस है तो आप सैनिक का कार्य करिए, आप उससे ना अधिक सोचेंगे ना उससे कम सोचेंगे। आपके अंदर यदि विवेक है, बुद्धि है सर्वाधिक मात्रा में, तो आप शासक बनने के योग्य हैं। आपके अंदर जो है दोस्तों यदि तृष्णा है तो आप जो है वो व्यापारी बनने के लायक हैं। तो आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कार्य है, उसके आधार पे आप जो है अपना 100% दीजिए, उसी को इन्होंने न्याय कहा है। आगे बढ़ते हैं। अपने निर्धारित कर्तव्यों में, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही न्याय है। चलें, अगला प्रश्न आपको दिया है सूची के रूप में। जेम्स प्रथम, लॉक, रूसो और बिलोबी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, द नेचर ऑफ स्टेट, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। मिला दीजिए। अब आप लोगों के लिए ये बच्चों वाला प्रश्न होना चाहिए। चले, बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में आ रहा है डी विकल्प के लिए। चलें, तो बात करेंगे जेम्स प्रथम की। तो इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। लॉक की यदि आप लोग बात करेंगे तो आप सभी को पता है लॉक ने लिखा था टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। रूसो की यदि आप बात करते हैं दोस्तों तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको विलोबी की बात करेंगे तो द नेचर ऑफ स्टेट। तो आप इसको सम्मिलित कर लीजिएगा, ए का 2। अब ए का 2 जो है सिर्फ डी विकल्प में दिया है, तो आपको अन्य किसी को मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। परीक्षा में आपको समय बचाना है तो आप लोग मिला लीजिए, एक मिलाइए और उसके बाद देख लीजिए। यदि वो विकल्प उस कूट में कहीं पर भी और नहीं दिया हुआ है उसी रचना क्रम में, तो आपको अन्य को मिलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। चलें, प्लेटो ने विवेक वाले व्यक्तियों को शासक बनने की, जी बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन उसके लिए जो है दोस्तों एक शिक्षा पद्धति जो है प्लेटो ने बताई थी, और उस शिक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा योग्य था उसको जो है वो शासक बनने की सलाह दी जाती थी, या उसको जो है वो शासक बनाया जा सकता है। योग्य का मतलब ये नहीं है अंधों में काना राजा की बात नहीं होती है। योग्य का मतलब ये हो गया जो सबसे योग्य है वो शासक बनने लायक है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब शासन भी जो होता है वो, शासन का मतलब ये हो गया ना कि शासक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राजा बनने की बात ये कर रहा है। शासन में और भी लोगों की जरूरत पड़ती है, मंत्रियों की भी जरूरत पड़ती है। तो वो मंत्री भी वो उसी विवेकी पुरुष लोगों में से आएंगे जिनके पास विवेक होगा। जैसे किसी को शिक्षा विभाग देना है तो वो यदि उसके पास विवेक नहीं है तो शिक्षा विभाग का प्रशासन नहीं कर पाएगा। जैसे मंत्रिमंडल है हमारे यहाँ, तो मंत्रिमंडल में जो सबसे योग्य व्यक्ति होते हैं उन्हीं को चुना जाता है। तो वो प्लेटो भी उन्हीं को चुनता है जिनके पास विवेक है। ऐसा नहीं है
कि किसी सैनिक को उठा के मंत्रिमंडल का सदस्य बना देगा। तो शासन एक व्यक्ति के हाथ जो है वो चलाने की चीज नहीं होती है, उसमें कई लोग जो होते हैं वो भागीदार होते हैं। चलें, उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी। राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया है? तुलनात्मक, निगमनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सोद्देश्य परक। जी, त्रिस्तरीय शिक्षा पद्धति है प्लेटो की, आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। चलो, आपका कमेंट बहुत लंबा था और मैं पढ़ नहीं पाया, तो आप लोग इस प्रश्न में चलें। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अरस्तु महोदय जो है वो राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं और इनका मानना है कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है वो राज्य क्या है, अस्तित्व में आया है। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब राज्य अस्तित्व में आया है तो स्वदेश्य जो है वो स्वदेश्य परक पद्धति, आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें जाएंगे। और राज्य का उद्देश्य क्या है, कमेंट करके बताइए, राज्य का उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, राज्य का उद्देश्य बताइए आप सभी लोग अब। अरे कमेंट तो करिए। जी बिल्कुल, चलें। आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, ये सभी चीजें जो आती हैं दोस्तों, चलें, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके आती हैं स्वदेश्य परक पद्धति के अंतर्गत। उत्तर आपका जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलें, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य अस्तित्व में आया है। राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है, प्रकृति से जो है एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसका जन्म हुआ है। उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन को जो है वो सुखमय बनाना। चलें आगे बढ़ेंगे। अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 देशों 158 संविधानों का अभ्यास किया, जिसमें से केवल एक ही आज विद्यमान है। कौन सा विद्यमान है आप बता दीजिए, और वह है दिया हुआ है साइप्रस का संविधान, अलेक्जेंड्रिया का संविधान, मैसेडोनिया का संविधान, स्पार्टा का संविधान, एथेंस का संविधान। चारों में से एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। संविधान, चलो, तो जो लोग इसमें बात कर रहे हैं एथेंस के संविधान की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग ई विकल्प का चुनाव भी कर रहे हैं। डी विकल्प का भी कुछ एक लोगों ने चुनाव किया है, आप डी विकल्प का चुनाव ना करें। एथेंस का जो संविधान है दोस्तों वो आपका वर्तमान में भी इसका अस्तित्व है, लेकिन बाकी साइप्रस, अलेक्जेंड्रिया, मैसेडोनिया और स्पार्टा ये सभी जो है दोस्तों विलुप्त हो चुके हैं। तो आप लोग ई विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? अरस्तु का जो सार्वजनिक हित का सिद्धांत है वो किस धारणा पर आधारित है? आपको कानूनी न्याय, वितरणात्मक न्याय, सामाजिक न्याय या राजनैतिक न्याय? तेजी से उत्तर करें। चलो, सभी लोग उत्तर करेंगे और तेजी से। चलें, तो आप सभी लोगों का उत्तर जो है वितरणात्मक न्याय के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और अरस्तु जो है वो
वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं तो आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही होगा। डी विकल्प के लिए भी कुछ एक दोस्तों का उत्तर है, जी नहीं, डी विकल्प का नहीं, आप लोगों को वितरणात्मक न्याय के लिए साथ जाना है। उत्तर आपका वितरणात्मक न्याय के लिए सही होगा। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय की बात की है। वंदना जी का उत्तर, कुबेर सिंह जी। चलें, तो जिन लोगों ने डी विकल्प का चुनाव किया है वो लोग वितरणात्मक न्याय की बात करेंगे। अरस्तु का जो न्याय है, अरस्तु का न्याय जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता और समानता इसके जो है वो न्याय में जो है वो संलिप्त है, यानी इसके न्याय का अंग है अरस्तु के न्याय का। और यदि इनके वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं तो जिसकी जो योग्यता है उसके आधार पर उसको कार्य मिलना चाहिए। ये वितरणात्मक न्याय के बारे में इन्होंने बताया था। चलें, आप इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाए। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, दृष्टिकोण की सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं, किसने व्यक्त किया है? प्लेटो, अरस्तु, मोंटेस्क्यू और हरमन फाइनर। सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं, किसने बताया है? उत्तर करेंगे। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। चले, तो इस प्रश्न के लिए भी आप सभी लोग बात कर रहे हैं बी विकल्प की। तो किस तरीके से जो है दोस्तों, अरस्तु ने, आप सभी को पता है कि संवैधानिक राजतंत्र को, संवैधानिक राजतंत्र को जो है ये स्थापित करना चाहता था, या सबसे अच्छा जो है वो मानना चाहता था। तो संवैधानिक राजतंत्र परिवर्तित कैसे होगा? तो अरस्तु महोदय ने बताया कि संवैधानिक राजतंत्र अच्छा है, सबसे अच्छा है, लेकिन यह सदैव बना नहीं रहेगा, सदैव बना नहीं रहेगा। इसमें जो होंगी वो इसमें क्या समस्याएं आएंगी, और इसमें जब जैसे भ्रष्टाचार और लालच इसमें आएगा, तो जब ये भ्रष्टाचार और लालच इसमें आएगा दोस्तों, तो राजतंत्र का स्थान जो होगा वो आपका ले लेगा आपका कुलीन तंत्र। राजतंत्र का स्थान जो है कुलीन तंत्र लेगा। कुलीन तंत्र में जब समस्या आएगी तो इसमें जो है दोस्तों आपका धनिक तंत्र जो आएगा, धनिक तंत्र इसका स्थान लेगा। धनिक तंत्र में जब समस्या आएगी तो इसका स्थान जो होगा आपका वर्ग तंत्र लेगा, यानी लोकतंत्र लेगा। ये बदलते रहेंगे, जिसमें जिसमें समस्या आती जाएगी वो समस्या जो होगी वो व्यवस्था समाप्त होती जाएगी और नई व्यवस्था उसका स्थान लेती जाएगी, और फिर से इस वर्ग तंत्र के समाप्त होने के बाद से वापस जो है वो राजतंत्र आ जाएगा। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि अरस्तु महोदय कहते हैं कि जैसे जैसे समस्या आती जाएगी उसका हम अंत करते जाएंगे और नई व्यवस्था पनपती जाएगी। उत्तर आपका इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, यह किसका कथन है कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासक बनने के लिए? किसने कहा था दोस्तों? कौन कहता है कि कुछ लोग जो है वो शासक बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग जो है वो गुलाम बनने के लिए पैदा होते हैं? अब स्टेटमेंट कुछ भी लिखा हो उसका मूल अर्थ यही है। चलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, थोड़ा सा सहयोग मेरा भी आप लोग करें, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, मेरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। मुझे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। चलें, तो आप लोग इस प्रश्न में जाएंगे, डी विकल्प के लिए आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो लोग दोस्तों अरस्तु को मान रहे हैं कि कुछ व्यक्ति जो है वो शासक बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या, गुलाम बनने के लिए पैदा होते हैं, ये आपके अरस्तु का जो है वो विचार है। उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, राज्य परिवार तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन जो है किससे संबंधित है?
उत्तर करिए इसके लिए भी। लाइक और शेयर करने में आप लोग थोड़ा सा जो है वो अपने उदार व्यक्तित्व का परिचय दीजिए कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि प्रत्येक व्यक्ति दो दो व्यक्तियों को, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने दिन से ये बात मैं बोल रहा हूं, उतने दिन से यदि दो दो चार चार लोगों को आप लोगों ने जोड़ा होता तो संख्या आज कुछ और होती। लेकिन आप लोग जो है पता नहीं क्यों आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों मित्रों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। चलें, तो जो लोग इसमें भी अरस्तु की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अरस्तु महोदय ने कहा था कि जन्म से ही व्यक्ति जो होता है वो शासक बनने के लिए या गुलाम बनने के लिए पैदा होता है। माफ करेंगे, नहीं, क्या बात कर रहा हूँ। राज्य परिवार तथा गांव का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों आपके अरस्तु महोदय का ही है। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग अरस्तु की बात कर रहे होंगे। चलें, पिछले ही प्रश्न पे दिमाग अटका हुआ था। चले, हॉब्स के फेलोसिटी का अर्थ है, आप लोग बता दीजिए। हॉब्स ने फेलोसिटी शब्द का प्रयोग किया है, उसके लिए आप लोग बताइए उसका अर्थ क्या है। चार विकल्प आपके पास हैं, चारों में से किसी एक को चुनिए और उत्तर करिएगा। जी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप लोग चिंता ना करें, सोऊंगा नहीं। चलें, तो फेलोसिटी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, व्यक्ति यदि किसी वस्तु को पाने की इच्छा करता है और उसे पाने में जब सफल होता है तो उसको जो है वो फेलोसिटी कहा जाता है। तो आपको दिया है उन वस्तुओं को जिन्हें आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है और पाने में निरंतर सफल रहता है। जैसे आपका मोबाइल जैसे ही खराब होता है, आप 2 दिन नहीं रह पाते हैं, आपको नया मोबाइल पाने की इच्छा होती है और आप मोबाइल प्राप्त भी कर लेते हैं एन केन प्रकारेण। तो ये जो होता है हॉब्स के शब्दों में, ये मोबाइल प्राप्त करने की जो आपकी कला है, ये जो है वो फेलोसिटी कहा जाएगा इसको। ये आप लोग फेलोसिटी के माध्यम से आप मोबाइल प्राप्त करते हैं। चलें, तो आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, तो आज मैंने आप लोगों से कहा था कि आज के सेशन को थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि बहुत सारी बहनें जो हैं वो आज व्रत हैं तीज का, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको जो है वो थोड़ा सा छोटा सेशन आज दिया गया है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक खाली पेट जो है वो अध्ययन नहीं हो पाता है। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से तीज की ढेर सारी शुभकामना। और एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है मेंबरशिप के, वो लोग एक बार मैसेज जरूर कर देंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज आपको ध्यान दिला दूं कि आप लोग जो है दोस्तों अपने उसी नंबर से करिएगा जिससे आपने पेमेंट किया हो, क्योंकि बिना आपकी हिस्ट्री को चेक किए हुए आपको ऐड नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज कि आपको लड़कियों के लिए अलग ग्रुप और लड़कों के लिए अलग ग्रुप है। कोई भी इधर उधर जो है वो अपना नाम परिवर्तित करने का प्रयास करेगा तो आप लोग जो है वो बिना वेरिफिकेशन के ग्रुप में ऐड कोई नहीं होगा। तो आप लोग उसके लिए परेशान ना होइएगा। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है और लड़कों के लिए अलग ग्रुप है। तो आप लोग दोनों लोग जो है वो अपना अपना मैसेज कर दीजिए जिनको ग्रुप में आप लोग यदि ऐड हो जाएंगे तो एक ही बार आप सभी लोगों को जो है वो PDF सेंड करने में आसानी होगी। हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने आज हमसे यही शिकायत की है कि सर आप जो है वो ग्रुप बना दीजिए। ग्रुप बना देंगे तो सबको एक साथ भेजना जो होगा आसान होगा। रोज सबको सर्च करके भेजना थोड़ा सा कठिन होता है। चलें तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, सुनील जी लिख रहे हैं कि नाइस सेशन सर। चलें, सभी लोग तो एक ही चीज लिख रहे हैं, नाइस सेशन। चलें, कोई बात नहीं, कोई प्रश्न अभी तक किसी का नहीं आया है। थैंक यू सो मच। चलें, जय जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सेशन। नियमित रूप से दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आज के सेशन को थोड़ा सा जानबूझ के छोटा रखा है, कल से फिर से आप लोगों से
11 बजे तक हम लोग जुड़े रहते हैं। तो लगभग 1.5-2 घंटे का सेशन हम लोग करते हैं और 1.5-2 घंटे में 50-55 प्रश्नों को, ईमानदारी से आपको बता देता हूँ, 50 के आसपास प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़िए, नियमित रूप से अभ्यास करिए। ये आपके लिए, आपकी परीक्षा में सफलता के लिए बहुत ही दोस्तों सहायक होगा। और साथ में आप लोग मेरे लिए बस इतना करिए कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में यदि आप लोग कंजूसी करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। इससे जो होता है, थोड़ा सा मेरा मनोबल जो होता है वो डाउन होता है। जी बिल्कुल महेंद्र जी, बिल्कुल मिल जाएगा। चलें, तो अब आप सभी लोग मुझे अनुमति दे दीजिए दोस्तों। आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। कल मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ाई लिखाई अपनी कंटिन्यू रखिए और अधिक से अधिक समय आप लोग अपने पढ़ाई के लिए अब दीजिए। चलें, बहुत